वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार पुनः अंग्रेजी कक्षाओं में स्वागत है। इंग्लिश कक्षाओं में हम ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। उन ग्रामर के टॉपिक्स में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन सीरीज़ हमारी पैरेलल चल रही है और उसी के साथ हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है वॉइस। वॉइस पे हमारा आज सेकंड क्लास है, सेकंड वीडियो है। वॉइस पे फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने सामान्य नियमों पे चर्चा कर ली है। आज की कक्षा में हम वॉइस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वॉइस के इम्पोर्टेंट रूल्स और वॉइस के जो मुख्य रूल्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो को यानी कि आज की कक्षा को अंत तक देखिएगा ताकि आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह कहीं आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि वॉइस किसे कहा जाता है। चलो आज एक बार फिर है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वॉइस किसे कहते हैं। तो वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट गौण है। यानी कि आप किसी वाक्य को यदि लेते हैं और उस वाक्य के अंदर आपको पता चलता है कि ये किया गया कार्य यदि सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है या सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा है, तो ये दो प्रकार की वॉइस होती है। दो प्रकार की वॉइस होती है। तो इसको एक को बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस और एक को बोलते हैं हम पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव के नाम से ही पता चलता है कि एक्टिव यानी कि सक्रिय, और पैसिव के ही नाम से पता चलता है कि पैसिव यानी अक्रिय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि सक्रिय और अक्रिय यानी एक्टिव और पैसिव क्या होता है। तो जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह मुख्यतः उस वाक्य के अंदर प्रधान होता है, यानी वह वो पूरा का पूरा वाक्य किस पे निर्भर कर रहा होता है, सब्जेक्ट पे। पैसिव ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट पे वाक्य या सब्जेक्ट में किया जा रहा कार्य उसके सब्जेक्ट पे, उस वाक्य में किया जा रहा कार्य उस सब्जेक्ट पे निर्भर नहीं करता। उदाहरण के तौर पे यदि हमने बात की थी कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पुलिस ने चोरों को पकड़ा, पुलिस ने चोरों को पकड़ा, पुलिस कॉट दी थीव्स, पुलिस कॉट दी थीव। तो यहाँ पे देखिएगा आप, जो पुलिस कॉट दी थीव्स आता है तो यहाँ पे चोरों को पकड़ने का कार्य किसने किया, पुलिस ने, आपके सब्जेक्ट ने। यानी ये वाक्य सब्जेक्ट पे निर्भर कर रहा है, यानी यहाँ कार्य हो रहा है चोरों को पकड़ना, ये कार्य है, ये क्रिया किस पे निर्भर कर रही है, सब्जेक्ट पे। यानी ये कैसा वाक्य हो गया, एक्टिव वॉइस। और यदि यही वाक्य मैं ऐसे बोलूँ कि चोरों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, या सिर्फ इतना बोल दूं कि चोरों को पकड़ा गया। अब चोरों को पकड़ा गया तो आपको ऑब्वियस पता है कि पुलिस के द्वारा ही पकड़ा गया होगा, परंतु इस वाक्य में चोरों को पकड़ा गया तो यहाँ पे चोरों को पकड़ा गया यानी हमारे जो ऑब्जेक्ट है, यानी पकड़े जाने का जो कार्य किस पे किया गया, चोरों पे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह इस वाक्य के अंदर मुख्य रूप से आता है, जबकि सब्जेक्ट नहीं आता। तो इस प्रकार के वाक्य कैसे कहलाते हैं, पैसिव वॉइस कहलाते हैं। ठीक है, और भी मैंने इंट्रोडक्शन में कल आपको बता दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं अच्छे से। आप स्टार्टर ले सकते हैं, फिर इस वीडियो में आ सकते हैं। चलिए आगे चलिएगा, आगे देखिएगा। वर्ब, ये हमने डेफिनेशन इसकी देख ली है कि सब्जेक्ट या तो मुख्य रूप से कार्य करता है या सब्जेक्ट क्या होता है, गौण होता है, सेकेंडरी होता है। ऐसे इस प्रकार से वर्ब के उस रूप को हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, नरेंद्र राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय नरेंद्र। ये कैसे बनता है ये हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप सिर्फ एक बार एग्जाम्पल के रूप में इस वाक्य को देख लीजिएगा कि नरेंद्र राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कुछ करता है, यानी कि यहाँ पे नरेंद्र जो है वह पत्र लिख रहा है, यानी पत्र लिखने का जो कार्य हो रहा है वह किसी के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, नरेंद्र। यानी पत्र लिखना किस पे निर्भर कर रहा है, नरेंद्र पे। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मुख्य रूप से कार्य कर रहा है, यानी ये हमारा कैसा हो गया, एक्टिव। ये देखिए, ए लेटर इज रिटन बाय नरेंद्र, कि एक पत्र नरेंद्र के द्वारा लिखा जाता है। यदि नरेंद्र को हटा दिया जाए, ए लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मायने नहीं रख रहा, पत्र लिखा जाता है। यानी मेन फोकस हमारा किस पे है, पत्र पे है। यहाँ नरेंद्र पत्र लिखता है, यहाँ मेन फोकस नरेंद्र पे, की कार्य करने वाला नरेंद्र है। लेकिन यहाँ पे पत्र लिखा जाता है नरेंद्र के द्वारा, तो यहाँ पे मेन फोकस किस पे है, लेटर पे। यानी यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जहाँ पे सब्जेक्ट गौण होता है, सब्जेक्ट का इतना महत्व नहीं होता, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। आगे देखिएगा, उपरोक्त वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, परंतु प्रथम वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट गौण रहता है। यानी दोनों के हिंदी अर्थ में कोई भी अंतर नहीं बेटा, ये भी सेम कह रहा है, ये भी सेम कह रहा है। प्रथम वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो प्रधान है, सब्जेक्ट मुख्य रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन सेकंड वाक्य में सब्जेक्ट मुख्य रूप से कार्य नहीं कर करके सेकेंडरी या गौण है। अब आगे देखिएगा, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एक्ट्स द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। जब क्रिया का कर्ता स्वयं कार्य करता है तो एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी कि जो भी कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, जो वर्ब हो रही है,
जो कार्य हो रहे हैं, जो क्रिया हो रही है, जैसे कूदना, नाचना, खाना, जो भी, उसको स्वयं कर्ता के द्वारा किया जाता है तो वह हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है। और यदि वह स्वयं, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, ही प्लेज ए क्रिकेट, यानी ये क्रिकेट किसके द्वारा खेला जा रहा है? ही के द्वारा। तो ये यहाँ पे ही जो हमारा है सब्जेक्ट जो है वो मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। माई मदर हैज़ कुक्ड फूड, कि माता ने खाना पकाया है, यहाँ पे जो माई मदर है वह मुख्य रूप से कार्य कर रही है। सरोज इज सिंगिंग ए सॉन्ग, एक सॉन्ग जो है वो सरोज के द्वारा गाया जा रहा है, यहाँ सरोज मुख्य रूप से कार्य कर रही है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, यहाँ पे आई जो है वो मुख्य रूप में सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर रहा है। तो ये सारे वाक्य कैसे हुए? एक्टिव वॉइस हुए। एक्टिव वॉइस इसलिए हुए क्योंकि इनमें जो सब्जेक्ट है वह मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है ये अभी हम बता देंगे। पैसिव वॉइस देखिएगा, पैसिव वॉइस में देखिए यही वाक्य सेम जो ऊपर वाले वाक्य वही देखिएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, यानी यहाँ मुख्य कौन कार्य कर रहा है? क्रिकेट कर रहा है, यानी कर्ता कौन था? ही। वह यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे वह गौण हो गया। गौण हो गया तो ये कैसा वाक्य हो गया? पैसिव। यहाँ देखिए कि फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय मदर, कि जो खाना है वह माता के द्वारा बनाया गया। तो अब खाना माता के द्वारा बनाया गया, जो खाना है फूड है उसको हमने मुख्य मान लिया, माता को गौण मान लिया, सेकेंडरी मान लिया, तो ये हमारे लिए कैसा हो गया? पैसिव हो गया। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गया, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सरोज। तो ये कैसे चेंज होते हैं ये हम देखेंगे। पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान बहुत ही ईजी होती है कि जब भी आपको कोई वाक्य दिया होता है तो उसमें एक वर्ब दी हुई होती है, उस वर्ब से पहले और उस वर्ब के बाद में, यानी उस वर्ब से पहले यदि कोई नाउन और प्रोनाउन हो तो वह हमारा सब्जेक्ट होता है, और उस वर्ब के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वापिस देखिएगा, किसी वाक्य के अंदर जब वर्ब दी जाती है और उस वर्ब से पहले जो दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कोई वर्ड नहीं, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, नाउन यानी कि संज्ञा और प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, तो वह हमारा सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद में दिया गया नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब विस्तार से इसे देखोगे तो नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता होगा कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, नाउन यानी संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी जैसे मैंने लिख दिया रमेश, सुरेश, दिनेश, कुछ भी अगर मैं नाम लिखूं तो ये नाउन हो जाएगा। किसी वस्तु का नाम लिख दूं, चेयर लिख दूं, कुछ भी लिख दूं तो वह हमारा नाउन हो जाएगा। और किसी स्थान का नाम लिख दूं, टेम्पल हो गया, मार्केट हो गया, कुछ भी लिख दूं तो वह हमारा नाउन हो जाएगा। और इन शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रमेश के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? ही। सीता के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? सी। किसी स्थान के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? इट। तो इस प्रकार से जो ये शब्द है ये क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, ये कुछ हमने चर्चा की यहाँ पे। आगे देखिएगा कि जो सामान्य साधारण वाक्य होते हैं, असर्टिव वाक्य जिनको बोलते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के नियम देखिएगा। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी जो हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया होता है, आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बैक करके आप इन नियमों को अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखिएगा, और ये नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है और आप इन्हें आसानी से अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, यानी एक्टिव वॉइस का जो हमें वाक्य दिया होता है उसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, फर्स्ट रूल। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन कैसे किया जाता है, और आज फिर से मैं आपको एक बार बता दूंगा। फिर हम तीसरा करते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फोर्थ नियम हमारा जो आता है वो होता है हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाय ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए बाय ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट लिखा है वह हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट किसका रूप ले लेता है? ऑब्जेक्ट का। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो यहाँ पे साफ लिख दिया ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन है? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट था वह क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। बेसिकली कल मैंने बात की थी कि हम 4 नियमों का, यानी 4 परिवर्तन करते हैं। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला परिवर्तन हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा परिवर्तन हम हेल्पिंग वर्ब का चेंज करते हैं, तीसरा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और चौथा हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक बार पुनः आप इसे देख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। जैसे अगर मैं कोई वाक्य लिखूँ, ठीक है, तो मैं एक सामान्य संरचना लिखूँ। सामान्य संरचना के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक सामान्य संरचना होती है किसी वाक्य की। तो इसमें मुख्यतः 4 ही परिवर्तन किए जाते हैं कि सब्जेक्ट जो है उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा परिवर्तन उचित हेल्पिंग वर्ब का, तीसरा परिवर्तन मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और चौथा परिवर्तन ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ये 4 परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इन 4 परिवर्तनों को ही हमें ध्यान में रखना होता है। अब देखिए आगे देखिएगा,
प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, यानी प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। तो ये चर्चा हमने पिछले टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी की थी और हम विस्तार से हमने समझा था कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है। एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस जो होते हैं, पैसिव वॉइस एक्टिव से जो पैसिव बनाते हैं, उनका जो पॉजिटिव केस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की हम चर्चा करते हैं। तो देखो, ही अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो उसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, हिम। यदि सी सब्जेक्ट के रूप में तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। यदि आई सब्जेक्ट के रूप में तो उसका ऑब्जेक्ट मी। यदि वी सब्जेक्ट के रूप में तो उसका ऑब्जेक्ट अस। यदि यू सब्जेक्ट के रूप में तो उसका ऑब्जेक्ट यू। यदि इट सब्जेक्ट के रूप में तो उसका ऑब्जेक्ट इट। यदि दे सब्जेक्ट के रूप में तो उसका ऑब्जेक्ट दे। और इसका उल्टा अगर हम करें, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यदि हिम दिया है तो उसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हर दिया है तो उसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सी। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में मी दिया है तो उसका सब्जेक्ट क्या बना देंगे, आई। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में अस दिया है तो उसका सब्जेक्ट क्या बना देंगे, वी। तो इसका उल्टा रिवर्स भी होता है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है मेन वर्ब के बाद आता है, ये मैंने आपको चर्चा करके बता ही दिया। दूसरा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन, यानी हमारे हेल्पिंग वर्ब के जो परिवर्तन, कल के वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज एक बार मैं आपके टेबल के फॉर्म में लिख के ले आया हूँ। कल के वीडियो में हमने सिर्फ टेंस के नाम लिख रखे थे और शायद उसमें हेल्पिंग वर्ब भी मैंने डाल रखी थी। आज के वीडियो में आप विस्तार से देख सकते हो कि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या दिया होता है, उसे पैसिव वॉइस में क्या करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, यानी कि दिया गया जो वाक्य है हमारा एक्टिव वॉइस, उसमें यदि बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दिया है तो उसका हम क्या करते हैं, इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि डू, डज और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज, आर, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, आर, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी तो इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म करते हैं। यदि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये टेबल आप देख लीजिएगा, कल समझाई भी थी मैंने, और एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये टेबल देख लीजिएगा कि कैसे इनका परिवर्तन किया जाता है। फिर आता है मॉडल्स। यदि मॉडल्स दिए हो, यानी कि आपको सेल, विल, कैन, कुड, माइट, मस्ट, नीड नॉट, यूज टू, वुड, ये सब मॉडल दिए हो तो आप क्या परिवर्तन करोगे। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपको मॉडल दिया है उस मॉडल के साथ आप बी लगा दो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दो। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका आसानी से पैसिव वॉइस बन जाएगा। देखो, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर पैसिव वॉइस पढ़ना क्या इतना इंपॉर्टेंट है, हमें तो आता है। तो बेटा आपको आता होगा, लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि टेंथ के परस्पेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और टेंथ के अंदर थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आने भी जरूरी है। नाइन्थ के परस्पेक्टिव से भी अच्छा है। हालांकि हमारे नाइन्थ के अंदर ये टॉपिक नहीं दिया जाता है, फिर भी यदि हम पढ़ें तो हमारी ग्रामर के जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो अच्छे से होती है। आगे देखिएगा कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ चर्चा की। उससे पहले मैं आपको इस थोड़ा विस्तार से समझा दूँ कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सीखा और हेल्पिंग वर्ब देखी। मेन वर्ब तो हमेशा थर्ड आती है, हमने परिवर्तन देख लिए, लेकिन कुछ ध्यान से देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब जो थोड़े एडवांस है, जिनको अच्छे से टेंस आता है, वो आप बी के फॉर्म में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। बी के फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब का कैसे प्रयोग कर सकते हो वो आगे देखिएगा। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज, एम और आर। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो क्या लगाएंगे, वॉज और वर। यदि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो आप क्या लगाओगे, हैज़, हैव और हैड। यदि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया है तो आप क्या लगाओगे, बीइंग। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिखा, एक बार वापस मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा। बी की उचित फॉर्म, ठीक है। बी की उचित फॉर्म को हम 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। यदि फर्स्ट फॉर्म दिया होता तो इज, आर, एम। सेकंड फॉर्म दिया होता तो वॉज और वर। थर्ड फॉर्म दिया होता तो हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव, हैड और इनके साथ क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। क्या आ जाता है, बीन। और ये आ जाता है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बीइंग, ठीक है। तो इससे भी आप देख सकते हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिए तो आप क्या चेंजेस करोगे, इज, आर, एम। सेकंड फॉर्म दिए तो वॉज, वर। थर्ड फॉर्म दिए तो हैज़, हैव, हैड, बीन। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिए तो बीइंग आता है। यदि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इज, आर, एम के साथ है तो इज बीइंग, एम के साथ है तो एम बीइंग, आर है तो आर बीइंग, वॉज है तो वॉज बीइंग, वर है तो वर बीइंग। ये एक छोटी सी एक फॉर्म जो है ये आप आसानी से याद रख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वो टेबल याद करनी नहीं पड़ेगी। ये पूरी टेबल मैंने उस शॉर्ट फॉर्मूले में आपको समझा दी। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। उन एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा कि सबसे पहले यदि हम चर्चा करें कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्जाम की परस्पेक्टिव से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपके 10th बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले एग्जाम्पल है, यानी कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इनको बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, सी लाइक्स बुक। सी लाइक्स बुक, तो यहाँ पे देखिएगा कि सी लाइक्स बुक, यानी ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, सी के द्वारा किया जा रहा है, यानी वही बुक्स को पसंद करती है।
अब देखिएगा, आप जब इसका पैसिव बनाओगे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वह हमारा क्या है, देखिए कार्य कौन कर रहा है, सी। वर्ब क्या हुई, लाइक्स। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बुक्स। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है, नहीं सर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी। फिर ये कौन से टेंस का हुआ, तो यहाँ आपने देखा लाइक, लाइक के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, यानी ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला परिवर्तन हम करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट बुक्स है तो उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे ले आए, और सब्जेक्ट हमारा सी है तो उसे हम किसके स्थान पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ये बाद में कर लेना चाहिए, लेकिन पहले नियम से चलो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन है, बुक्स, तो उसको आपको ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। फिर आती है उचित हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार प्रयुक्त करते हैं, एक्टिव वॉइस में पूछे गए टेंस के अनुसार। एक्टिव वॉइस में देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। जब प्रेजेंट सिंपल दिया होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, इज आर एम, क्या करते हैं, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे बुक्स है यानी बहुवचन है, तो उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर। नहीं तो वैसे देखिए जो मैंने फॉर्मूला बताया कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इज आर एम, तो आर आ गया। और ये मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तीसरा रूल, तो मुख्य क्रिया क्या है, लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड। अब हम करते हैं चौथा रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सी है, तो हमने प्रोनाउन के चेंजेस में टेबल में देखा कि सी का क्या होता है, हर, और उसके साथ क्या प्रयोग किया, बाय। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, आई हेल्प माई फ्रेंड, आई हेल्प माई फ्रेंड। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्प क्रिया हो गई, माई फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे भी आपको क्या नहीं दी हुई, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई। ये भी कैसा टेंस हो गया, फिर प्रेजेंट सिंपल। यहाँ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आपने पहचाना, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं कि आपकी जो मुख्य क्रिया दी होती है उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वह हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मुख्य क्रिया क्या है, हेल्प, उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन क्या दिया हुआ है, माई फ्रेंड। तो कोई माई का चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव केस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। माई फ्रेंड को हमने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद उचित हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, प्रेजेंट सिंपल दिया होता है, तो उसके हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, इज का। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हेल्प्ड। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मी, और उसके बाद उसके साथ क्या लगा देंगे, बाय। अगला देखिएगा, यू डू नॉट चीट मी, यू डू नॉट चीट मी, तुम मेरे साथ चीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट आ गया, तो डू नॉट आ गया तो आपको पता चला कि ये भी प्रेजेंट सिंपल है। ये वाला वाक्य ध्यान से देखिएगा कि जब डू नॉट आया तो आपको पता चला कि प्रेजेंट सिंपल है। जब भी प्रेजेंट सिंपल आता है तो आप क्या करते हो, इज एम आर करते हो। ध्यान रखिएगा क्या करते हो, इज एम आर करते हो। आप में से अधिकतर बच्चे डू की जगह डिड कर देंगे, बेटा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसको यहाँ मैच, यहाँ पे मिक्स मत कीजिएगा। तो यू, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्योंकि वर्ब चीट के बाद दिया है। तो जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन गया, आई। डू नॉट आया यानी प्रेजेंट सिंपल आया, प्रेजेंट सिंपल आया तो उसके चेंजेस में इज आर एम करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मी, आई के साथ क्या लगा, एम। फिर आ गया नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, चीटेड बाय यू। ये देखो नॉट, यानी हमने पढ़ा ही नहीं कि नोट कहाँ लगाते हैं, तो जहाँ पे नोट की स्थिति होती है वही नोट को रखते हैं। नोट की स्थिति कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पे भी कहाँ लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे आपने देखा द गर्ल, गर्ल क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ए सॉन्ग यानी एक गाना। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप देखिएगा, ए सॉन्ग, तो इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। फिर यहाँ देखा कि इज, यानी इज आर एम दिया हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इज आर एम का प्रयोग करते हैं, सॉन्ग के लिए इज आया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी दिया होता है तो हमें बीइंग का प्रयोग करना होता है, किसका प्रयोग करना होता है, बीइंग का। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, और बाय दी गर्ल, सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप ये वाक्य देखिएगा सामने, मैं आपके एक बार पूरे इसमें ये कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इन वाक्यों को लिख सकते हो, इनका अभ्यास कीजिएगा। और ये वाक्य मैं आपको अगले वीडियो के अंदर अच्छे से, हम जब एक्सरसाइज लेके आएंगे तो इन वाक्यों को और भी अच्छे से समझा दिया जाएगा। एक बार मैंने आपको थोरोली नॉलेज दिया है, क्योंकि हम और रूल्स की चर्चा करेंगे। ये हमने कुछ रूल्स देखे थे कि चारों का परिवर्तन कैसे किया जाता है। चलो अगली कक्षा में हम अगले रूल्स की चर्चा कर लेंगे, आज हम इन वाक्यों का ही देख लेते हैं। तो आप इन वाक्यों को देखिएगा, ही प्लेज टेनिस। चलो यहाँ से कहाँ तक किया था हमने, आई, ये सिंगिंग वाला। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो इस वाक्य को देखिएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंप्लीटेड मेन वर्ब हो गया, माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहला नियम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी माई वर्क को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट। फिर आ गया देखो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यहाँ देखा कि हैज़ हैव यानी हैव का प्रयोग हुआ है। तो जब भी हैज़ हैव का प्रयोग होता है तो हम हैज़ हैव बीन करते हैं। तो यह माई वर्क सिंगुलर हुआ तो उसके साथ क्या आ गया, हैज़ बीन, ठीक है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कंप्लीटेड।
फिर आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, मी किया। अगला वाक्य देखिएगा, दे हैव नॉट ईटन एप्पल्स, दे हैव नॉट ईटन एप्पल्स। तो यहाँ पे एप्पल्स हमारा, यहाँ देखा दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट आया है, मैन वर्ब ईटन होगी, और ये एप्पल्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आप आसानी से पहचानना सीख गए होंगे। एप्पल्स को हम जब आगे लेके आते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। फिर एप्पल्स, यहाँ देखा कि हैव नोट आया है, हैव नोट जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, हैज़ हैव प्लस बीन करते हैं। एप्पल्स बहुवचन है इसलिए किसका प्रयोग करोगे, हैव का, और उसके साथ क्या आ गया, बीन। चूंकि नोट यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में किसका प्रयोग कर लिया, नोट का। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी ईटन, फिर बाय और फिर मी। आप अगले नियम देख ही लो, क्योंकि मेरे हिसाब से एक कक्षा के अंदर ज़्यादा एग्जाम्पल आप देखोगे तो शायद आप बोर भी हो जाओ। तो ये एग्जाम्पल्स हम अगली कक्षा में और कर लेंगे। आप एक बार इनको देख लीजिएगा, अच्छे से समझा दिए जाएंगे। टेबल्स वगैरह जब आपको याद होगी और आप जो नियम वगैरह पढ़ के कल थोड़ा रिवाइज करके आओगे तो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ताकि कल हम अच्छे से इसको पढ़ सकें। अगला देखिएगा नियम। अगला नियम ये कहता है कि डबल ऑब्जेक्ट, यानी कभी कभी वाक्यों के अंदर एक ऑब्जेक्ट नहीं दे करके डबल ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। कुछ क्रियाओं में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उन्हें क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव। जैसे मान लो कि कोई राम का नाम दिया है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में राम आ गया, श्याम आ गया, कोई प्रोनाउन आ गया, सर्वनाम आ गया, तो ये सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट के अंदर मान लो कोई टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सब नाम आ जाए जो निर्जीव होते हैं, तो वह हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनको बदलने के साधारण नियम है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, यानी आपके पास जब दो ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपकी वाक्य की संरचना क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। आपकी वाक्य की संरचना होगी कि आपके वाक्य में सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब दी है, फिर आपको मेन वर्ब दी है, और मेन वर्ब के बाद में आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, यानी कि मेन वर्ब के पश्चात दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन दिए हैं। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब आपके पास ये दुविधा हो गई कि सर हम कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। तो आपका जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का मन करे उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हो। चाहे तो आप ऑब्जेक्ट 1 को बना सकते हो, चाहे तो आप ऑब्जेक्ट 2 को बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स काम करते हैं। इन दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट सजीव होता है और एक ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। तो इनको चेंज करने के नियम देखिएगा। यदि आप क्या करो कि निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचता है सजीव, उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा, टू का। और यदि आप सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो आपको टू का प्रयोग नहीं करना होता। ठीक है, फिर से देखिएगा। यदि आप निर्जीव ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव जो नाम दिया है उसको यदि आप सब्जेक्ट बनाते हो, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचता है उससे पहले आप पैसिव में टू का प्रयोग करोगे। और यदि आप सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो आपको टू का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं ये थोड़ा जूम करके आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, माई फादर विल प्रेजेंट मी ए गिफ्ट। तो यहाँ आपने देखा माई फादर ए सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, प्रेजेंट देना यानी उपहार देना ये हमारी क्रिया होगी। क्रिया के बाद में प्रोनाउन दिया है मी और एक गिफ्ट दिया है, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो मी यानी कि किसी व्यक्ति के लिए आता है तो ये हमारा सजीव हो गया। एक गिफ्ट निर्जीव के लिए आता है तो ये हमारा एक उपहार एक निर्जीव होता है तो ये निर्जीव हो गया। अब हमने नियम पढ़ा कि यदि हम सजीव को सब्जेक्ट बनाएं तो हमें टू का प्रयोग नहीं करना होता। चलो सजीव को बनाते हैं, तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस होता है आई। फिर हम देखें कि हेल्पिंग वर्ब विल आती है तो विल बी यानी विल या सेल जो भी है तो उनके साथ मॉडल आ जाए तो उनके साथ बी का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, सेल, आई सेल। फिर बी का लगाते हैं, नियम हमारा कहता है बी लगाया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने प्रेजेंटेड कर दिया। अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बचा क्या, ए गिफ्ट। तो किसके बाद, देखो यही है, क्रिया के पश्चात है तो क्रिया के बाद ही लिखेंगे ए गिफ्ट। फिर हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना यानी कि बाय माय फादर। तो यहाँ पे हमने साधारण वाक्य की तरह ही किया। लेकिन जब हम निर्जीव को आगे लेके जाते हैं तो हम देखो इसी में से ए गिफ्ट को आगे ले गए, विल भी, क्योंकि गिफ्ट निर्जीव के साथ विल का प्रयोग होता है। फिर प्रेजेंटेड, देखो टू मी, तो इस मी से पहले हमने किसका प्रयोग किया, टू का। यहाँ गिफ्ट से पहले किया क्या, नहीं, यहाँ किया, हाँ सर। तो जब हम सजीव को सब्जेक्ट बनाते हैं तो नहीं करते, और जब हम निर्जीव को सब्जेक्ट बनाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। अगला देखिएगा, ये दिलीप टीचर्स अस इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश बाय दिलीप। तो दिलीप टीचर्स अस इंग्लिश, अस और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट हो गए, यानी अस जो है वह सजीव हो गया, इंग्लिश निर्जीव हो गया। जब अस को आगे लेके जाएंगे तो वी हो जाता है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी आर इज आर एम आएगा तो आर आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई और ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं इंग्लिश और बाय दिलीप। तो टू का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि हम सजीव को आगे लेके गए। यदि हम निर्जीव को आगे ले जाए, जैसे इंग्लिश को ले गए, इंग्लिश इज टॉट टू अस, तो हमने किसका प्रयोग किया, दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले टू। यही हमारा नियम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस में, कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं होते, जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी। तो ये ध्यान से देखिएगा, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, ये कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। नोबडी, नो पीपल
ऑल ऑफ देम दे टीचर्स डॉक्टर। अब आप कहोगे सर टीचर भी अनइम्पोर्टेंट हो गया क्या? हाँ बेटा, इसको टीचर्स का अनइम्पोर्टेंट, यानी ऐसे सब्जेक्ट जिनको यदि आप पैसिव में नहीं लिखो तो भी वही अर्थ देता है। जैसे कि टीचर ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, ठीक है। अब आप इसका पैसिव बनाओ तो आप विद्यार्थियों को टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, और आप टीचर को हटा दो, मान लो कि विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, तो ऑब्वियस है कि विद्यार्थियों को पढ़ाया गया तो किसने पढ़ाया होगा? टीचर ने ही पढ़ाया होगा। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी डॉक्टर ने पढ़ाया हो, ठीक है। तो टीचर्स को, ठीक है, वो उसका पैशंस, अगर प्रोफेशनल पैशन अगर टीचर है तो ही वो पढ़ा सकता है ना, तो टीचर, पढ़ाने वाले को टीचर ही कहते हैं। तो अनइम्पोर्टेंट होते हैं डॉक्टर, पुलिस। जैसे डॉक्टर कैसे हो गया? मान लो कि डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया, ठीक है, ये एक्टिव है। इसका पैसिव बनाओ कि मरीज का इलाज किया गया। अब मरीज का इलाज किया गया तो आपको पता है कि ऑब्वियसली डॉक्टर के द्वारा किया गया होगा, किसी टीचर ने तो मरीज का इलाज नहीं किया। तो उसे लिखो या नहीं लिखो, ये अनइम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये आप रूल्स देख लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे पीपल हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्पीक मेन वर्ब हो गई, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द वर्ल्ड अदर सेंटेंस हो गया। तो जब पहले, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इंग्लिश को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इंग्लिश आगे आ गया। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो इज आ रहे हैं, इंग्लिश के साथ इज आ गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में स्पीक की स्पीक, स्पोक स्पोकन, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड अदर लिख लिया। यहाँ पे हमने पीपल को बाय पीपल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कभी भी लिखा नहीं जाता है। क्लियर है? ये रूल था हमारा। अगला देखिए, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, तो यहाँ पे समवन हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगी, स्टोलन मेन वर्ब होगी, माई पर्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो माई पर्स आगे आ गया। हैज़ और हैव ये सब दिए होते हैं तो हैज़ बीन हैव बीन करते हैं। माई पर्स सिंगुलर है तो हैज़ बीन कर दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर दी? स्टोलन। अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन समवन दिया है, समवन अनइम्पोर्टेंट होता है तो हम इसको लिखेंगे नहीं। समझ गए? इसी प्रकार से ये आगे वाले वाक्य हैं जिनमें अनइम्पोर्टेंट को नहीं लिखा गया। नोबडी अथवा नो वन को छोड़कर पैसिव के वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं, ठीक है। तो नोबडी और नो वन को छोड़कर पैसिव के जो भी वाक्य आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नकारात्मक बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये कह रहा है कि नोबडी, यहाँ लिखा है मैंने, नोबडी और नो वन को हम जब छोड़ते हैं तो पैसिव के वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं। यानी यहाँ पे देखो, नोबडी कैन मेंड दिस ब्रोकन टेबल, कि इस टेबल को, इस टूटी हुई टेबल को कोई भी मेंड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बना सकता। तो आप देखिए कि आपने इसमें ऑब्जेक्ट देखा कि मेंड करने के बाद ऑब्जेक्ट दिया, इसको सब्जेक्ट बनाया दिस ब्रोकन। फिर आपने देखा कि दिस ब्रोकन टेबल हमारा सब्जेक्ट हो गया। सर ये कैसे पता चला कि दिस ब्रोकन टेबल हमारा सब्जेक्ट हुआ, दिस क्यों नहीं हुआ? ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात रहती है बच्चों के। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जब मेन वर्ब दी हमारी मेंड, उसके बाद यदि नाउन या प्रोनाउन दिया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। दिस किसी चीज़ को बताने के लिए दिस का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो दिस हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, हमने 9th कक्षा के अंदर पढ़ा है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ एक वर्ड दिया होता है, उसके साथ हम सांकेतिक रूप में इसे यूज़ करते हैं। ब्रोकन यानी टूटी हुई, एक तरह से कोई उसके बारे में हम विशेषता बता रहे हैं कि टेबल कैसी है, सुंदर है, टूटी हुई है, कैसी है। टेबल यानी कि चेयर, किसी वस्तु का नाम। तो नाउन क्या हुआ? टेबल हुआ। तो नाउन न तो दिस है, न ब्रोकन है, न प्रोनाउन दिस है, न ब्रोकन है, सीधा हमारा नाउन कहाँ है? टेबल है। यानी टेबल ही हमारा नाउन है। यानी मेन वर्ब के बाद जब नाउन प्रोनाउन दिया था वो ऑब्जेक्ट होता है, तो इस पूरे को हम क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नोबडी दिया है, तो जब भी नोबडी या नो वन दिया होता है तो उसमें हम नकारात्मक बनाते हैं। कैसे? दिस ब्रोकन टेबल हमारा सब्जेक्ट बना दिया। फिर कैन आ गया तो कैन नॉट भी कर दिया हमने नियमों के अनुसार। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेड कर दी। अब ये कैन नॉट भी क्यों किया? कि यहाँ तो नॉट था ही नहीं सर, चूंकि हम नोबडी को हटा रहे हैं तो हमारा नो का जो अर्थ है वह गायब हो रहा है, तो हम नोट लगाएंगे। वैसे ही हम नो वन, नो का अर्थ गायब होगा तो क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। वाक्य देखिएगा, डाउट हो तो अगली कक्षा में पूछिएगा। कुछ आगे हम और भी नियमों की चर्चा करेंगे, और भी पैसिव वॉइस के नियम हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी हम वाक्यों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इंटेरोगेटिव टाइप वाक्य, डबल सेंटेंस वाक्य, और बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे। 2 से 3 कक्षाएं हमारी इसमें होने वाली है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, मन लगा के पढ़िएगा, और जो मैंने वाक्य छोड़े हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके या फिर उस वीडियो को पॉज करके उन्हें नोट डाउन करके उनको बनाने का अभ्यास कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि कल की कक्षा में आपके उन डाउट्स को दूर कर पाऊँ। और एक वीडियोज़ को पूरा देखिए बेटा, और अपना डिसिप्लिन बना करके अपने नोट्स बनाइए और अध्ययन कीजिए। और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, जिन बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंचा है, उन तक इन वीडियोज़ को पहुंचाइए। नीडी पीपल, नीडी बच्चे जो है, जो पढ़ना चाहते हैं आपके आस पड़ोस में, आपकी फैमिली में, उन तक भी वीडियोज़ को पहुँचाइए, ताकि वो इन कक्षाओं का, इन निःशुल्क कक्षाओं का फ़ायदा उठा सके और इस लॉकडाउन के अंदर अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।